जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम लोग हॉस्टल वार्डन पेपर जो 2016 में आयोजित हुआ था उस पेपर के मैथ वाले सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। गणित के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं गणित के। अब देखेंगे पेपर का लेवल तो अच्छा था, लेकिन आप लोग कैसे कम टाइम में मैथ को सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। और दूसरी चीज़, आप कैसे पेपर को सॉल्व करेंगे कि अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहा है, अगर आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो भी आप कैसे ट्रिक लगाएंगे, कैसे दिमाग लगाएंगे कि उस पेपर को सॉल्व कर पाए, ज़्यादा क्वेश्चन बना पाए। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे जो पूछा गया था। 2016 का पेपर है ये। 71 नंबर, क्वेश्चन नंबर 71 है। इसमें क्या बोलता है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। लेकिन मैं बता दूं ये वाला जो क्वेश्चन है ये विलोपित हो गया था। इसके जो कथन है वो उनमें से क्या था, कुछ कुछ विवादित चीज़ें थी, इस वजह से इसे विलोपित कर दिया गया था। इसलिए हम लोग भी इसे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, विलोपित कर दिया गया था। आगे, किसी जार में लाल, सफ़ेद और नीले रैपर वाले टॉफ़ी रखे हुए थे। लाल रैपर की संख्या सफ़ेद रैपर की 4/5 है और सफ़ेद रैपर की संख्या नीले रैपर की 3/4 है। यदि कुल 470 रैपर है तो नीले रैपर कितने हैं? इतना बड़ा क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखिए क्या बोल रहा है। नीले रैपर की संख्या सफ़ेद रैपर की 4/5 है, तो हम यहाँ पे लाल रैपर, लेकिन सॉरी लाल है वो, लाल रैपर की संख्या सफ़ेद रैपर की 4/5 है। मतलब अगर सफ़ेद 5 है तो लाल 4 है। यही क्वेश्चन बोल रहा है, मैंने लिख दिया। फिर क्या बोल रहा है, सफ़ेद रैपर की संख्या नीले रैपर की संख्या की 3/4 है। सफ़ेद रैपर की संख्या नीले रैपर की संख्या की 3/4, 3/4 है ना। नीला 4 तो सफ़ेद 3। देखिए हम अनुपात समानुपात में क्या करते हैं, जो ये खाली जगह रहता है इसको भरते कैसे हैं, बगल वाले से। यहाँ पे ये 5 आ जाएगा और ये भी यहाँ भी खाली है, इसको बगल वाला कौन देगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे। सॉल्यूशन करते हैं, 5 चौके 20 हो जाएगा। इसका अनुपात निकालने के लिए हम गुणा कर रहे हैं, 5/3 15 हो जाएगा और 4/3 12 हो जाएगा। 12:15:20 ये अनुपात हो जाएगा। लाल गेंद, सफ़ेद सॉरी लाल टॉफ़ी, सफ़ेद टॉफ़ी और नीली टॉफ़ी में ये रेशो हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल, 12 15 27, 27 20 47, मतलब कुल टॉफ़ी कितनी हो गई, 47 टॉफ़ी हो गई। और क्या बोल रहा है ये कि कुल 470 टॉफ़ी है, सॉरी रैपर है ना। तो 470 जो रैपर है वो किसको डिनोट कर रहा है, कितने यूनिट को, तो 47 यूनिट को डिनोट कर रहा है। ये 47 यूनिट की वैल्यू है 470। और हमें चाहिए किसकी वैल्यू, नीले रैपर। क्या बोल रहा है, नीले रैपर कितने हैं। नीले रैपर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 20 दिख रहा है ना, ये 20 हो जाएगा। आप यहाँ पे काटेंगे, 47 से 47 एक बार में कटेगा और ये जाएगा 10 बार में। 20 धम्मा 200, राइट आंसर 200 दिख रहा होगा, डी। आगे आइए, 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है, और औसत किसे बोलते हैं, बीच वाली संख्या को। बीच वाली संख्या को हमेशा औसत बोला जाता है। और 5 लगातार संख्या है तो सोचिए बीच वाली संख्या 16 है, तो इसे हम 17 18 कर दें, 2 इधर हो गई और 14 15 ऐसे कर देंगे। तो देखिए बीच वाली संख्या क्वेश्चन ही बोला है कि 16 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 5 लगातार संख्याएं और बीच वाली संख्या 16। क्या बोल रहे हैं, इनमें से सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 18, सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज के आधार एवं विकर्ण का अनुपात 4:5 है तथा त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करना कैसे है, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। क्या बोल रहा है, आधार 4 तो विकर्ण 5, यहाँ लिख लीजिए 4, यहाँ विकर्ण लिख लीजिए 5। ठीक है, आप 4x भी मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं, 4x चलिए मान लीजिए। अब क्या बोल रहा है, त्रिभुज का जो परिमाप है 48 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमें तो लंब का पता ही नहीं है। जब लंब का पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। देखिए कर्ण क्या है, 5x है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो अगर आप कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25x स्क्वायर। अब लंब का स्क्वायर धन आधार, आधार का स्क्वायर करेंगे तो 4x का स्क्वायर करेंगे 16x स्क्वायर हो जाएगा। आप 25 में 16 घटाएंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर।
बराबर, और जब इसको आप क्या करेंगे, इसका वर्ग निकालेंगे 9x²। देखिए ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, जिसमें हो जाएगा रूट में हो जाएगा, बराबर लंब। लंब कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब 3x हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे निकालते हैं क्या है त्रिभुज का परिमाप, 5 धन 4 9, 9 धन 3 12, 12x है। एक्चुअल में कितना है, 48 सेंटीमीटर। परिमाप होता क्या है, भुजाओं के योग। ये देखिए 3 धन 5 धन 4 कितना हो जाएगा, 12। 48 जो सेंटीमीटर है वो किसको डिनोट कर रहा है, 12 सेंटीमीटर को। देखिए जो 48 सेंटीमीटर है वो 12 यूनिट को डिनोट कर रहा है। देखिए यहाँ पे कितना है, 12 है ना, तो 12 यूनिट को डिनोट कर रहा है। आप देखेंगे 12 एकम 12, 12 चौके 48, x बराबर कितना आया, 4 आया। अब देखिए x बराबर 4, तो 3x कितना हो जाएगा, 3 गुणित 4 करेंगे तो 12 सेंटीमीटर हमारा लंब हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 सेंटीमीटर हमारा आधार हो जाएगा। और कर्ण कितना हो जाएगा, 5 गुणित 4 20 सेंटीमीटर हमारा कर्ण हो जाएगा। अब बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार कितना है, 16 है, ऊंचाई कितनी है, 12 है। चलिए करिए, 2 से इसको काटेंगे 8 बार जाएगा, और 12 8 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। राइट आंसर बी। वह न्यूनतम संख्या जिसको कि 1018 में से जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। बताइए कि 1018 में कौन सा संख्या जोड़ेंगे कि वह पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। देखिए इसके लिए आप अगर बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर रहेंगी तो बहुत जल्दी बन जाएगा। पहली बात देखिए, आपको क्या पता होना चाहिए, एक का जो स्क्वायर होता है कभी भी वो 1 होता है। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे, जैसे मान लीजिए 12, अगर इसका 12 का स्क्वायर करेंगे तो भी लास्ट में 4 आएगा। 22 का स्क्वायर करेंगे तो भी लास्ट में 4 आएगा। तो जब भी कोई संख्या लास्ट में 2 होती है तो उसका स्क्वायर जो होता है वो 4 आता है। 3 का अगर बात करूं मैं तो हमेशा 9 ही आएगा। 4 का अगर स्क्वायर की बात करूं तो हमेशा 6 ही आएगा। और 5 की स्क्वायर की बात करूं अगर मैं तो हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। अब देखिए अगर 6 की स्क्वायर की बात करूं तो हमेशा 6 ही आएगा। आप अगर 16 की स्क्वायर करेंगे तो भी लास्ट में 6 आएगा। 26 का करेंगे तो भी लास्ट में 6 आएगा। 27 का करूंगा तो भी 7 आएगा। 7 का करूंगा तो भी 7, मतलब अगर 7 लास्ट में है तो इसके स्क्वायर में 7 ही आएगा लास्ट में। और 8 का करूंगा तो 4 आएगा, और 9 का करूंगा तो 1 आएगा। हमेशा आप देखेंगे कि लास्ट में किसी का भी वर्ग करें या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 9 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 5 आएगा। इसके अलावा देखिए कुछ आता है क्या, इसमें भी 1 आया, इसमें भी 4 आया, इसमें भी 7 आया, इसमें भी क्या आया, सॉरी 7 नहीं, यहाँ पे 9 होगा ना, यहाँ पे 9 होगा, और यहाँ पे 6। अब देखेंगे कि रिपीट होती है चीज़ें। 5 के बाद देखिए 6 में रिपीट हुआ, 3 का 7 में रिपीट हो गया, 2 का 8 में रिपीट हो गया, 1 का 9 में रिपीट हो गया, और इसके अलावा लास्ट में कुछ होता ही नहीं। चलिए जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं। 1018, 18 में क्या जोड़ दें, अगर मैं 5 जोड़ूंगा 18 में तो क्या हो जाएगा, लास्ट में 3 आ जाएगा। और 3 किसी के स्क्वायर में आता है क्या, आता ही नहीं, मतलब ये इसे पहले कट कर दो। 6 को जोड़ते हैं, 1018 में आप 6 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। और 24 लास्ट में आता है, 4 लास्ट में आता है किसी भी वर्ग के, तो इसको सॉल्व कर देंगे। और इसको देखते हैं, 1018 में 4 जोड़ेंगे तो आप 22 आएगा। और क्या किसी संख्या के वर्ग में 2 आता है लास्ट में, नहीं आता। आप देख लीजिए यहाँ पे कभी नहीं आएगा, कभी आएगा नहीं, इसको कट कर दो। 1018 में 7 जोड़ दो, कितना आएगा, 1025 हो जाएगा। 1025, 5 लास्ट में आता है, हाँ 5 लास्ट में आता है। अब जल्दी से 1025 का स्क्वायर निकाल दो, लघुत्तम निकाल दो। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 0 5 25, 5 से 5 चौकी 20, 5 एक कम 41। अब भाज्य संख्या है 41, तो कटे, इसका जोड़ा ही नहीं बन रहा है, मतलब सीधी सी बात है कि ये भी वर्ग नहीं होगा। एक ही बचा है, ये वर्ग हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25% अधिक है तो y संख्या x से कितने प्रतिशत कम होगी। यहाँ पे देखिए जो बोल रहा है वो लिखते जाइए, बस मैथ का यही फॉर्मूला होता है। x जो है वो y से 25% अधिक है, मतलब अगर y 100 है तो x 125 हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा। आप इसको क्या करिए, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, तो y संख्या x से कितने प्रतिशत कम होगी। बताइए, ये 100 है
ये 125 है। कितना कम है? 25 कम है कि नहीं है? 25 कम है। और क्या बोल रहा है? किससे कम है? एक्स से कितने कम है? एक्स से, किससे, जिससे तुलना की जाती है हमेशा वो नीचे रहता है। तो एक्स से कितना कम है? तो 25 का है। 25 कम है, कितने से कम है? तो 125 से 25 कम है। अब आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि प्रतिशत बताइए। प्रतिशत निकालना है हमें, 100 का गुणा कर दीजिए। 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 से इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20% आ जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे, उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा यदि उसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर है। कोण निकालना है, भुजाएं दी हुई हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। ये हो गया मान लीजिए त्रिभुज। त्रिभुज की भुजाएं हैं 7 है, 5 है और 3 है। ए बी सी। देखिए जो भी भुजाएं होती हैं उसके सामने, जैसे ये है तो ये वाला जो कोण है वो अपनी भुजा पे, ये वाली जो भुजा है इस पे क्या बनाएगा? कोण बनाएगा। ये वाला जो एंगल है इस पे कोण बनाएगा। ये वाला जो एंगल है, हमेशा जो भुजाएं रहती है अपने, जो एंगल रहता है अपनी सामने वाली भुजा पे कोण बनाता है, और ये वाला इस पे बनाएगा। ठीक है। अब देखिए सी 7 हो गया, ए 5 हो गया और बी 3 हो गया। ऐसे हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? देखिए हमें निकालना क्या है, क्या बोल रहा है ये? सबसे बड़ा कोण। सबसे बड़ा कोण, देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 7। और 7 मतलब सीधी सी बात है कि सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सबसे बड़ा कोण सी। देखिए मैंने बोला क्या, आपको अगर पढ़ा होगा बचपन में तो चीज़ें याद होंगी। जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके सामने वाला ही तो उस पर कोण बनाएगा। ठीक है। हमेशा सामने वाला कोण अपनी सामने वाली भुजा पे ही बनाता है। क्या? सबसे बड़ा कोण। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस, किसका वैल्यू निकालना है? सी, क्योंकि साथ ही बड़ा है तो इसके सामने वाला सी हो जाएगा। कॉस सी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर ऋण सी स्क्वायर बटे 2ab। ये हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है। अब इस फॉर्मूले पे आप पुट कर दो। ए स्क्वायर, ए कितना है? 5 है। जल्दी से लिखो 5। 5 के स्क्वायर कर दो यहीं पे, 25 हो जाएगा। अब बताइए ये जो आपको बी दिख रहा होगा, बी का कितना है? 3। 3 तिहाई 9 हो जाएगा। वर्ग करते जाइए, यहाँ पे सॉरी माइनस है। सी, सी का कितना है? 7। सती सती 49 कर दीजिए। और 2ab, 2a कितना है? 5 और b कितना है? 3 है ना? सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। 25 9 34, और 34 में अगर आप 49 घटाओगे घटेगा नहीं, सीधी सी बात है, उल्टा हो जाएगा तो ऋण 15 हो जाएगा। 34 ऋण 49 करोगे तो कितना हो जाएगा? ऋण 15 हो जाएगा। और 2 पंचे 10, 10 तिहाई 30। आप कटोगे इसे, ऋण 1/2 आएगा। और ऋण 1/2 किसकी वैल्यू होती है बताइए? कॉस कितने की वैल्यू 1/2 होती है? तो आप अगर आपने पढ़ा होगा तो कॉस 120 की वैल्यू, कॉस 120 की वैल्यू होती है ऋण 1/2। राइट आंसर डी। एक दुकानदार एक किताब के छपे हुए दाम पर 10% छूट देने के उपरांत उसको बेचने के बाद 12% का लाभ कमाता है। तो किताब के क्रय मूल्य एवं छपे हुए मूल्य का अनुपात होगा। क्वेश्चन जो भी बोल रहे हैं आप उसको लिख लीजिए, पहले समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। कॉस्ट प्राइस, मैं अगर बात करूं कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य की बात हो रही है। कॉस्ट प्राइस मैंने सीपी लिख दिया। ठीक है। बेचने को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी लिख दिया। और जो छपा हुआ मूल्य रहता है उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, जो वहाँ पे अंकित रहता है। देखिए हम बोलते हैं ना 1000 रुपये का है, वहाँ पे मूल्य लिखा रहता है 1000 रुपये, फिर हमें डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट मिलने के बाद मान लीजिए 900 रुपये, तो वो सेलिंग प्राइस 900 हो जाता है। ठीक है। और कॉस्ट प्राइस जितने में वो सामने वाला खरीदेगा। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको लिख लीजिए। क्या बोल रहा है? छपे हुए दाम पर 10% का छूट देता है वो। ठीक है। अब छपा हुआ दाम मान लीजिए कितना है? मार्केट प्राइस हो गया 100 रुपये, और बेच कितने में रहा है? 10% का छूट दे दिया, मतलब कहीं ना कहीं वो 90 रुपये में बेच रहा है। आया समझ?
उसके बाद उसको बेचने के बाद 12% का लाभ कमाता है वो, ठीक है। उसको बेच दिया तो 12% का लाभ का है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर वो 100 रुपये में खरीदा था तो कहीं ना कहीं वो 112 रुपये में बेचा है, ठीक है, यही है ना। देखिए 12% या फिर 12 रुपये में, अगर मैं बोलता हूँ कि आपसे मैं 12 रुपये या फिर 12% आपसे मैंने लाभ कमाया, मतलब सीधी सी बात है कि मैंने 100 रुपये में खरीदा और आपको 112 रुपये में बेच दिया, ठीक है। आपको मैंने पागल बना दिया, 100 रुपये में खरीद के 112 रुपये में बेच दिया, 12 रुपये का लाभ कमा लिया, वही हो गया 12%। देखिए मैंने क्या बोला था, बगल वाली संख्या, ये जो संख्या है अगर खाली रहती है तो उसको बगल वाली से भरते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे 90, इसको भी बगल वाली से भर दीजिए, 112 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, अब देखिए इसका इसका गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। इसका भी अनुपात निकालना है, इसका भी आप गुणा कर दीजिएगा। जो भी गुणा करने पे आएगा उसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, भारी भरकम चीज आ सकता है। उसके बाद इसको आप गुणा करेंगे तो 1 1 2, लास्ट में 2 जीरो लिख दीजिएगा। क्या बोल रही है, क्रय मूल्य एवं छपे हुए मूल्य, क्रय मूल्य एवं छपा हुआ मूल्य के बीच में अनुपात निकालना है। हम इसलिए इसका गुणा नहीं करेंगे क्योंकि गुणा करने का कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। ये दोनों का अनुपात ही तो निकालना है, और देखिए दोनों को गुणा करके मिल गया। अब क्या करना है, ये जीरो को काटिए, ये जीरो और ये जीरो को काट दिए, फिर 2 से इसे काटेंगे, 2 से 45 बार जाएगा, और 2 से इसे काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। क्या बोल रहे हैं, क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य का अनुपात क्या आ रहा है, 45:56। राइट आंसर 45:56। किसी बेलन की त्रिज्या यदि दुगनी कर दी गई हो तो उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा कि उसका आयतन अपरिवर्तित रहे। क्या बोल रहे हैं कि जो बेलन की त्रिज्या है उसको दुगनी कर देंगे तो ऊंचाई में क्या चेंजेस होगा अगर हम आयतन को उतना ही रखना चाहें तो। बताइए, बेलन का पहले हम लोग आयतन हमें पता होना चाहिए, आयतन का फॉर्मूला, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और इसी में ही हम चेंजेस कर रहे हैं, आर में चेंजेस कर रहे हैं, त्रिज्या में चेंजेस कर रहे हैं, और हमें देखना है कि क्या चेंजेस हो रहा है, ऊंचाई में क्या परिवर्तन आएगा। त्रिज्या में चेंजेस कर रहे हैं, दुगुना कर दे रहे हैं, तो हमें ऊंचाई में क्या परिवर्तन आएगा। अब ये आयतन लिख लीजिए, पहली बार वाले में मान लीजिए पाई हो गया, आर में इसका आयतन क्या हो जाएगा, सॉरी आर मतलब जो इसका त्रिज्या है हम 1 मान रहे हैं, ठीक है, और h1 हो गया। पहली बार वाले का आयतन ये हो गया। दूसरी बार वाले का आयतन देखिए पाई हो गया, आर को क्या बोल रहा है, त्रिज्या को हम दुगनी कर दे रहे हैं, दुगनी कर दिया, मैं जो बोल रहा है क्वेश्चन वही लिख रहा हूँ। और h2, यहाँ पे h2 है ना, h2 हमें पता ही नहीं है। अब देखिए पाई पाई आप कैंसिल कर सकते हैं, कर दीजिए, ये कट गया। उसके बाद 1h1 बटे 2 दूनी 4, ऐसी आप लिख सकते हैं, 2 दूनी 4h2। अब आप 75 कर दीजिए, h1 बटे h2, 4/1। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा, जो दूसरा आयतन है उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा। आप देखेंगे कि जो दूसरा आयतन है उसकी ऊंचाई कितनी है, 1 है, और पहले वाले की जो ऊंचाई थी वो 4 थी, है ना। तो आप कैसे करेंगे, कितना परिवर्तन हो रहा है, देखेंगे 1 है, पहले 4 था, परिवर्तन और 100 का गुणा करेंगे, परसेंटेज हमें निकालना है क्योंकि यहाँ पे देखिए सारे परसेंटेज दिया हुआ है। तो ऐसे आप करेंगे, आप देखेंगे कि जो प्रारंभिक ऊंचाई थी उसका 25% है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, जो 1 है वो 4 का कितना प्रतिशत है, 1 जो है वो 4 का कितना प्रतिशत है। अगर आप प्रतिशत पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो 1 है वो 4 का मतलब प्रारंभिक ऊंचाई का कितना प्रतिशत है, आप सॉल्व कर लीजिए, वही 25% आ जाएगा। राइट आंसर ए। एक कॉफी के दाम में 10% का इजाफा होता है तो किसी गृहिणी को कितने प्रतिशत अपना खर्च कम करना होगा जिससे कि उसको कोई अतिरिक्त खर्च ना करना पड़े। पहले ओल्ड वाला प्राइज और न्यू वाला प्राइज। ओल्ड वाला प्राइज मान लीजिए कितना था, 100 रुपये, अब कितना हो गया, 110 रुपये। पहले 100 रुपये था, अब 110 रुपये हो गया। क्या मैं इसको काट सकता हूँ, काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 10 रुपये था, अब 11 रुपये हो गया, ठीक है, ये प्राइज हो गया, रुपए में हो गया, ठीक है।
अब हमें करना क्या है, हमें कोई खर्च अलग से नहीं चाहिए। अब देखिए, आप मैं खपत की बात करता हूँ, क्या मैं खपत 11 और 10 कर सकता हूँ जस्ट उल्टा? क्यों करूँगा, इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 10 का 11 में गुणा करेंगे तो 110 रुपये होगा, और 11 का 10 में गुणा करेंगे तो भी 110 रुपये होगा। मतलब खर्च हमारा 110 रुपये ही है। अब पहले क्या हो रहा था, मैं 10 रुपये में खरीद रहा था और 11 किलो चीज़ें खरीद रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 11 रुपये में हम अब 10 किलो चीज़ खरीद रहे हैं। चलिए इसको मैं और अच्छे समझाता हूँ आपको। मान लीजिए 5 रुपये का चॉकलेट है, 5 रुपये का चॉकलेट है, मैं 4 ठो खरीद रहा हूँ। कितना रुपए है, 20 रुपये। मेरे पास 20 ही रुपये है, मैं 5 रुपये का 4 ठो चॉकलेट खरीद लिया। अब यही 20 रुपये का, अब देखेंगे अगर मेरे पास अगर 4 रुपये की चॉकलेट मिले तो मैं कितना खरीदूंगा, 5 ठो चॉकलेट खरीदूंगा। तब हमारा 20 रुपये खत्म होगा। देखिए 20 20 हो गया, जस्ट उल्टा कर रहे हैं, यही लॉजिक इसमें रहता है। 10 11, पहले 10 रुपये था अब 11 रुपये हो गया। हम क्या करेंगे, खपत में कमी कर देंगे, जस्ट उल्टा लिख देंगे इसको, तभी हमारा सेम आएगा। अब क्या बोल रहा है कि कितना प्रतिशत, कितना कम करना पड़े, है ना? तो आप देखेंगे कितना कम करना पड़ रहा है। पहले 11 रुपये, पहले 11 चीज़ खरीद रहे थे, अब 10 चीज़ खरीद पा रहे हैं। तो कितना कम खरीद पा रहे हैं, कम खरीद पा रहे हैं। और किस में, 11 में। पहले 11 खरीद रहे थे, अब 10 ही खरीद पा रहे हैं। कितने में, एक कम खरीद पा रहे हैं। और 100 का गुणा कर दीजिए, प्रतिशत में हमें आंसर निकालना है। आप करेंगे तो 9 सही 1/11% आएगा, भाग दे दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, 9 सही 1/11। एक ट्रेन किसी यात्रा को बिना रुके 8 घंटे में पूरी करती है। यदि ट्रेन की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होती तो उस यात्रा को 6 घंटे 40 मिनट में पूर्ण कर लेती है। तब ट्रेन की प्रारंभिक गति रही होगी, कितना रही होगी, 25, 40, 45 या 50? ऐसे क्वेश्चन को अगर आप एक्स मानोगे तो बता रहा हूँ एक्स में ही आंसर आएगा और आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या रहता है, आप ऑप्शन सी से ट्राई करो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, पहला ऑप्शन लूँगा। 25 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। अगर 25 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 8 घंटे में कितना चलेगी, 25 में 8 का गुणा करेंगे तो 200 किलोमीटर ये 8 घंटे में चल जाएगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि यदि ट्रेन की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होती, अभी 25 किलोमीटर प्रारंभिक है, अब मैं 5 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती। अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती तो क्या 6 घंटे 40 मिनट पूर्ण कर लेगा, पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग, है ना? तो मैं देखता हूँ 200 किलोमीटर तो हो गया, और 25 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, 5 किलोमीटर और बढ़ा दिए, 30 किलोमीटर हो गया, 30 किलोमीटर हो गया। अब अगर 30 किलोमीटर प्रति 200 किलोमीटर को हम 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर ट्रेन को चलाएंगे, दौड़ाएंगे और भगाएंगे तो होगा क्या, आप भाग दे दीजिए। ये देखिए आपने कट कर दिया, और 3 को ऐसा भाग करेंगे तो 6 सही 2/3 आएगा। कितना आएगा, 6 सही 2/3। और अगर आप इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 घंटे। देखिए 6 घंटे तो है ही, 2/3 को आप मिनट में कन्वर्ट करके देख लो। अरे 3 एक कम, और 1 घंटे में कितने मिनट होता है, 60 मिनट होता है। कितना हो जाएगा, 6 घंटे 40 मिनट आया। ऑप्शन से ही बन गया। अगर ये ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो आप बी ऑप्शन पे जाते, तो वहाँ से आपको हल्का हल्का आइडिया पता चल जाता है कि हाँ कितना आ जाएगा। इसलिए अगर आप एक्स वाई में जाओगे तो उलझे रह जाओगे। उसके बाद आगे, एक घासलेट टिन का 3/5वां भाग भरा हुआ है। यदि इसमें से 6 बोतल तेल निकाला गया तथा 3 बोतल तेल पुनः डाला गया तो टिन आधा भर जाता है, तो टिन की क्षमता बोतलों में होगी। क्वेश्चन भारी भरकम डरावना सा। अरे बाबा बना लो पहले इसको, क्या बोल रहा है, घासलेट जो टिन है वो 5वां भाग, ये टोटल कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। 5 ठो बना लो बाबा, 5 ठो नहीं तो गुस्सा हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 हो गए। क्या बोल रहा है, 3/5वां, मतलब 5 में 3 भाग भरा हुआ है। चल भाई तू भर जा, ये भर गया ना, आप खुश हो गए। जो भी बोला था मैंने कर दिया। अब क्या बोल रहा है, इसमें से 3 बोतल तेल निकाला गया। अब इसमें से मैंने क्या किया, 3 बोतल तेल निकाल दिया, और
सॉरी 6 बोतल तेल निकाला गया और 3 बोतल तेल पुनः डाला गया। मैंने क्या किया, 6 बोतल तेल निकाल दिया, यहाँ से 6 बोतल तेल निकाला और 3 डाल दिया। मतलब कहीं ना कहीं मैंने केवल 3 जो बोतल तेल है उसी का ही डिफरेंस यहाँ पे आया है। आया कि नहीं आया? देखिए क्या बोल रहे हैं, 6 बोतल तेल निकाला गया और 3 बोतल फिर से डाल दिए। पगला गया था, फालतू फोकट निकाल रहा था, इससे अच्छा 3 ही निकालता वो। 6 बोतल तेल निकाला गया, 3 बोतल तेल पुनः डाला गया। मतलब कहीं ना कहीं क्या किया है, ये केवल 3 बोतल तेल का ही हेरफेर हुआ है। अब जब 3 बोतल तेल का हेरफेर हुआ तो क्या बोल रहे हैं कि टिन जो है आधा भर जाता है। पहले 3/5 भाग भरा हुआ था, अब आधा भर जाता है। और 5 का आधा कितना होता है, देखिए 5 भाग है और 5 का आधा कितना होगा, मतलब अब ये कितना भर गया है, 2.5 भाग भर गया है। कितना, 2.5 भाग भर गया है। आया समझ में? 2.5 भाग मतलब 5/2 भाग ये भर गया है। अब आधा आधा भर गया, आधा खाली आधा भरा। अब देखिए आपको इसमें समझ क्या आ रहा है, जो ये 3 बोतल है, 3 बॉटल है, जो 3 बोतल है वो कितने को प्रेजेंट कर रहा है, तो आप देखेंगे जो 3 बोतल है वो आधे भाग को प्रेजेंट कर रहा है। कितने भाग को, आधे भाग को। देखिए पहले 3 भाग भरा हुआ था, ये देखिए आप, पहले 3 भाग भरा हुआ था, अब 2.5 भाग भर गया है। मतलब जो 3 बोतल था वो 3 बोतल यहाँ से ये देख खाली कर दिया है, 3 बोतल, है ना? आया समझ में? मैं जो बोल रहा हूँ वो समझाना चाह रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए। जो 3 बोतल है वो किसको डिनोट कर रहा है, तो आधे भाग को डिनोट कर रहा है। तो 3 बोतल आधे भाग को, आधे यूनिट को डिनोट कर रहा है। और हमें चाहिए कितने भाग का, तो टोटल बोतल की, टोटल जो इसकी क्षमता है उसको चाहिए। टोटल क्षमता कितनी है, 5 बोतल की। सॉल्व करिए बाबा। 3 1, ये देखिए 2 क्या होता है, ऊपर चला जाता है, गुणा होगा तो 5 गुणित 2, 3 बचे 15, दूनी 30। अगर आपको समझाना नहीं होता तो मैं केवल इतने में ही सॉल्व कर लेता। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी 30। आगे आइए, दिए गए चित्र के अनुसार x का मान होगा। क्या मान होगा इस x का? त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। हमने बहुत पढ़ा है और रट्टा भी मारा है। अब देखिए उसका यूज यहाँ पे होने वाला है। ये है 54, ये 54 है। अब मैं यहाँ पे त्रिभुज बना लेता हूँ। अभी त्रिभुज था ही नहीं, अभी चतुर्भुज था, 4 भुजाएं थी, ठीक नहीं थी? 1 2 3 और 4 भुजाएं थी अभी। अब मैं इसको 3 भुजाओं में बनाया, त्रिभुज बना लिया। देखिए एक 54 हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 43 और 38। इसको काउंट कर लीजिए, 54 43 और 38। काउंट करिए जल्दी से, 8 3 11, 11 4 15, 3 4 7, 7 5 12, 1 13, 13 हो जाएगा, राइट है ना? चलिए हमारा त्रिभुज का योग कितना होता है, 180 होता है। और है अभी कितना, 135। ये बचा हुआ खाली है, ये बचा हुआ खाली है। जो भी खाली है उसका वैल्यू कितना आएगा, आप घटा दो 180 से 135 को तो आ जाएगा 10 में से 5 जाएंगे 5 और 7 में से 3 जाएंगे तो आएगा क्या, 7 में से 3 जाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब ये जो है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये कितना हो जाएगा, तो 45 डिग्री हो जाएगा। आप इसको आप देखोगे, टोटल करोगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लो, चाहे तो इसको 20 लिख लो, इसको 25 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी लिखो आपका मन। देखिए अब क्या बोल रहा है, x का वैल्यू निकालना है, इस x का वैल्यू चाहिए। कितना होगा, 20 25। यहाँ भी तो एक त्रिभुज बनने लग गया। अब बनने लग गया कि नहीं बनने लग गया, बताइए जी, अरे बता दो। इधर 25 इधर 20, एक त्रिभुज बन गया, 3 भुजाएं हैं, त्रिभुज बन गया। 20 25 कितना हो गया, 45 हो गया। और चाहिए कितना, कितना चाहिए, आप देखिए 180 चाहिए था, 180 में अगर आप 45 घटाओगे तो आएगा कितना, 135 तो आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी 135। देखिए यहां से मुझे पता चल गया था। चलिए आगे, किसी लकड़ी के बंद डिब्बे के बाहरी माप 45 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। यदि डिब्बा के 1 सेंटीमीटर चौड़ी लकड़ी से बना है
तो उस लकड़ी के डिब्बे की क्षमता होगी, क्या होगी? अरे भाई आप रूम पे हो, रूम का जो दीवार है अगर बाहरी साइड से नापोगे तो अलग हो जाएगा, अगर आप अंदर से नापोगे तो रूम का जो दीवार है, एरिया है, वो अलग होता है। होगा कि नहीं होगा? हाँ बोलो, चलो हाँ बोल दिया आपने। अब मैं क्या मानता हूँ आपको, ये देखिए, मान लीजिए ये हो गया, ऐसे ऐसे हम घर बनाया करते थे, ये रूम हो जाएगा। अंदर से आप देखोगे तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 हो गई। अब आपको करना क्या है, जो इधर है क्या बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर चौड़ी लकड़ी से बना हुआ है। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यहाँ है तो सीधी सी बात है बाबा, 1 सेंटीमीटर इधर से भी होगा। ऐसे आप चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर इधर है तो 1 सेंटीमीटर इधर होगा, और ऊंचाई है 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर इधर, मतलब कहीं ना कहीं 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा यहाँ पे। होगा कि नहीं होगा? अरे बाबा अब ये सोचो कि ये हो गया दीवार, मान लीजिए दीवार हो गया, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो गया। अब मैं बोलता हूँ यहाँ से यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या बोलोगे? अरे भाई देखो, एक इधर है तो सीधी सी बात है एक इधर भी होगा, बीच का जो एरिया है वो कितना आएगा? 8 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, सेम ऐसे मैं इधर का भी निकाल रहा हूँ, 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर है। दोनों साइड का जो बोल रहा है कि जो चौड़ी लकड़ी से बना है, लकड़ी को मैं क्षेत्र, जो लकड़ी का जो क्षेत्र है मैं उसको निकाल दे रहा हूँ। 45 सेंटीमीटर ऋण 2 कर दो, कितना हो जाएगा? 43 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसकी जो चौड़ाई है 32 सेंटीमीटर, इसको भी दोनों साइड से कम करो 1-1 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। अब 28 सेंटीमीटर, इसको भी दोनों साइड से काट दो लकड़ी को, कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। गुणा करके देख लो क्या आएगा इसका राइट आंसर। गुणा करके आप देखोगे तो कितना आएगा, इसे कैसे गुणा करोगे? चलिए इसे गुणा कर लेते हैं। 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12, फिर उसके बाद 26 का गुणा करेंगे, 6 से 6 जीरो, हम 6 नहीं 54, 4 दिख रहा है आपको लास्ट में? चल भाई तू आजा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा हमें गुणा करना नहीं चाहिए, बस कंपटीशन एग्जाम, लोगों से आगे निकलना है तो लोगों से ज़्यादा हमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा। एक आयताकार कागज के टुकड़े को जिसकी माप 22 सेंटीमीटर गुणित 15 सेंटीमीटर है, लंबी भुजा की तरफ से मोड़ा जाता है तो इस तरह बनने वाले बेलन का अधिकतम आयतन होगा। ये कागज है, एक पेज है, आप पेज निकालो, पेज ऐसे होता है। अगर मैं पेज को मोड़ूंगा इधर से, जैसे इधर से मोड़िए, क्या बन जाएगा? वो गोलाकार बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बन जाता? ऐसे बनाओ, बेलनाकार, ये बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? बेलन बन गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि लंबी भुजा वाले की तरफ से मोड़ा जाता है तो इसका बेलन का आयतन, अधिकतम आयतन बताइए। यहाँ से यहाँ तक कितना था? 22 सेंटीमीटर। ये जो इसकी ऊंचाई थी वो कितनी थी? 15 सेंटीमीटर। जब ये वाला एरिया मुड़ गया, मुड़ के ऐसे हो गया, गोलाकार हो गया, और ये क्या बन गया? तो आप देखेंगे ये क्या बन गया? वृत्त बन गया। और वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि हम किसे बोलते हैं? लंबाई को तो बोलते हैं बाबा, लंबाई को। वृत्त की परिधि 2πr। 2πr की वैल्यू कितनी बता रहा है? यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू जल्दी निकालिए, 22, 7/22 गुणित 2, बटे 2 हो जाएगा यहाँ पे। जस्ट मैंने उल्टा कर दिया है, पाई इधर उधर होगा। पक्षांतर किया हो, आप पक्षांतर करने आपको आना चाहिए क्योंकि आप बच्चे तो हो नहीं, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलो 22 से 22 कट गया, 7/2। आर की वैल्यू कितनी आई? 3.5 इसकी वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू 3.5 आ गई। चलिए अब हमें क्या करना है, और किसकी वैल्यू निकालनी है? आर की वैल्यू जब 3.5 आ गई तो हमें अब निकालना किसका है? एच का, है ना। और एच आपको पता है कि एच है कितना? अरे भाई एच तो सेम ही है, 15 का 15 ही रहेगा, एच तो 15 ही हो गया। और आर 3.5, पाई आर स्क्वायर में इसको रख दो, पाई आर 3.5 गुणित 3.5, और एच 15, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन, बार बार तो बताऊंगा नहीं आपको। पाई 22/7, इस पाई को काट दो। अब देखो अगर आप इसको
सॉल्व करोगे, हल करोगे तो कितना आएगा। इसको मैं सॉल्व कर चुका हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 570 सही 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा आराम से। ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 है तथा खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपए की बचत करते हैं तो ए की आय है। आपको पता है क्या, आपकी जितनी आय होगी अगर उसमें से आप व्यय या फिर खर्च को घटा दोगे तो आपको बचत मिल जाएगी। आप तो बोलोगे अरे यार क्या बुद्धू बना रहे हो मेरे को, इतना तो मुझे पता था, क्या समझा रहे हो, फालतू फोकट का काम कर रहे हो। अब देखिए सेम ऐसे ही मैं इस चीज़ को लिख दूंगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन यही चीज़ को मैं लिखूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, बोलोगे क्या समझा रहे हो। या आय मान लीजिए, आय को मैंने एक्स से डिनोट कर दिया, व्यय को मैंने वाई से डिनोट कर दिया। आय ऋण व्यय, हमें बचत मिल जाएगा। जो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेम आपको ऐसे लिखना है। आय, ए की आय बताइए, पहले मैं ए की बात कर लेता हूँ। ए की आय कितनी है 3x, व्यय कितनी है 5y। ठीक है, देखिए ये है x, ये है x, व्यय 5y बराबर कितना बचाया भाई साहब, 200 रुपये बचाए। अब इसको b को देख लीजिए, b क्या बोलते हैं, b भी वही 2x कमाया लेकिन कितना खर्च किया, तो 3y खर्च कर दिया। लेकिन इसका भी आप देखोगे कि 200 रुपये ही हो रहा है। ठीक है, दोनों सेम सेम बचत कर रहे हैं। आपको करना क्या है, ये देखिए ऐसा आपने a/b कर दीजिए, कर दिया। ये 200 और ये 200 कट गया, दोनों सेम सेम बचा रहे थे क्योंकि। अब इसको हम क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। 3x ऋण 5y बराबर 2x ऋण 3y कर दिए। x एक साइड कर लो, x हो जाएगा 3x ऋण 2x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और ऋण 5 उधर जाएगा तो धन 5 में हो जाएगा। और धन 5 y ऋण 3y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। x/y 2/1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1। आया क्या, देखिए अब मैं ये पहले वाले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो 3, x कितना 2 ऋण 5, y कितना 1 आया। मैंने x और y की जगह में पुट ही बस किया है। 6 ऋण 5 कर रहा हूं तो 1 आ रहा है, लेकिन ये भाई साहब बोल रहे हैं कि नहीं ये तो 200 रुपये बचा रहा है। मतलब यूनिट कितना 200 रुपये। मतलब क्या बोल रहा है कि जो 200 रुपये है वो 1 के बराबर है। तो 200 1 के बराबर है और ए की आय बताना है। और ए की आय कितनी हो जाएगी, 3x, मतलब 6। 3x कितना होगा, 3x x की आय है ना, है कि नहीं है। 3 गुणित 2/6 है ना, 3 गुणित 2 6 हो जाएगा। बताइए 2 छक्के 1200। नहीं समझ आया होगा तो दोबारा एक बार फिर से देख लेना आगे। ये देखिए एक आयत जिसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है तथा दिए गए चित्र के अनुसार आयत की दोनों भुजाओं से अर्धवृत्त काट के निकाले गए हैं, तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल कैसे करोगे, अपना दिमाग लगाओ, पहले अपना दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है। कुछ नहीं करना है, बहुत छोटी सी चीज़ है ये। चलिए मैं बता देता हूँ। अगर मैं इसको जोड़ दूँ, चलिए मैं आज थोड़ा सा पगला गया हूँ और इसको जोड़ देता हूँ तो ये क्या बन जाता है, आयत बन जाता है। चलिए आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए, जल्दी बताइए। लंबाई गुणित चौड़ाई 35 गुणित 28, 35 गुणित 28 कितना हो जाएगा, 35 गुणित 28। चलिए करिए, 8 पंचे 40, 4 8 3 24, 24 4 28 और 35 दूनी 70 कितना हो गया, 7 2 9, 980 सेंटीमीटर पूरे का क्षेत्र हो गया। अब ये पूरे का क्षेत्र है, अब हमें तो ये वाले क्षेत्र को तो निकालना ही है ना। तो हम क्या करेंगे, मैं इस क्षेत्र से अगर ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आधा वृत्त यहाँ पे है, आधा वृत्त यहाँ पे है कि नहीं है। अगर मैं आधा वृत्त इधर का और आधा वृत्त इधर का मिला दूं तो क्या बन जाएगा, पूरा वृत्त बन गया कि नहीं बन गया। आप बोलोगे बन गया है ना, बन गया। चलिए हमारा क्वेश्चन भी बन गया, पूरा वृत्त। आप देखोगे पूरा वृत्त और ये आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो कितना सेंटीमीटर है, तो 28 सेंटीमीटर है। और आधे में कितना होगा, तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा।
और आधे में 14 सेंटीमीटर, मतलब हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये तो कितना हो गया, ये जो है ये यहाँ से ये व्यास हो जाएगा, व्यास 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भाई 22/7। आर की वैल्यू 14 गुणित 14, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 गुणित 14, 14 चौके 56, 5 14 चौके 56, 56 5 61। 980 में अगर आप 616 घटा दोगे तो जो ये वाला एरिया देखिए, हमें वृत्त का क्षेत्रफल मिल गया, यहाँ से यहाँ तक का कितना आ गया, और यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना मिल गया, 616 सेंटीमीटर। अगर पूरे आयत की बात करूँ तो 980 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। पूरे में अगर वृत्त घटा देंगे तो हमें छायांकित भागी वाले भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। चलिए घटा दिए, 10 में से 4 गए, 10 में से 6 गए, 4 आया, 7 में से 1 गए, कितना आएगा, 7 में से 1 6, और 9 में से 3 जाएंगे, 6 जाएंगे तो 3 आ जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। दिए गए चित्र में वृत्त सी का क्षेत्रफल 9 पाई है। वृत्त की बात हो रही है गोलाकार वाले की, इसी को बोलते हैं वृत्त, इसका क्षेत्रफल 9 पाई है। तो वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बताइए, इसका हमें वर्ग का निकालना है और इसका दिया हुआ है। दिमाग लगाइए, सारा क्वेश्चन बहुत ईजी है। चलिए वृत्त के क्षेत्रफल का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर, और वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देता हूँ, वर्ग क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। चलिए अब वृत्त सी का क्षेत्रफल कितना है, 9 पाई है, कितना है, 9 पाई है। अरे भाई पाई आर स्क्वायर लिख दो, 9 पाई, ये पाई कट गया, आर बराबर कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। आर बराबर 3, मतलब यहाँ से यहाँ तक का 3 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। आर आधा ही तो होता है, तो 3 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का 6 हो जाएगा, तो सीधी सी बात है, ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। राइट आंसर सी। यदि 7 पुरुष या फिर 8 महिलाएं या फिर 10 बच्चे एक काम को 24 दिनों में पूर्ण करते हैं, प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करके, मतलब जो 7 पुरुष 8 महिलाएं या फिर 10 बच्चे 24 दिनों में पूर्ण करेंगे काम को, लेकिन 9 घंटे काम करेंगे, तो 4 महिलाएं एवं 5 बच्चों के साथ कितने पुरुष प्रत्येक दिन 6 घंटे काम करते हुए 18 दिनों में इसे पूर्ण करेंगे। सॉल्व कैसे करोगे इसको। पुरुष को मैंने लिख लिया मेल, औरतों को लिख लिया फीमेल, और बच्चों को लिख लिया चिल्ड्रेन। ऐसे जो क्वेश्चन है ये रियल में टाइम टेकिंग होते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, इसलिए इसे ऐसे क्वेश्चन को हमेशा बाद में बनाना चाहिए, बनेगा लेकिन टाइम लेगा। 7 पुरुष 8 महिलाएं या फिर 10 बच्चे, इनका आप देखोगे इनका अनुपात है। मैं क्या करूँगा, अब इनको मैं एक साथ रोटी खिलाऊंगा, और ऐसा रोटी खिलाऊंगा जिससे कि ये पूरा पूरा खा ले इन लोग। तो ऐसी रोटी के लिए हम क्या करना पड़ेगा, देखिए 7 पुरुष है, इनको कौन सी रोटी खिलाऊं कि ये 8 महिलाएं भी खा ले और 10 बच्चे भी खा ले। मैं क्या करूँगा, इनका एलसीएम निकालूंगा, और इनका एलसीएम हो क्या जाएगा, 560 हो जाएगा। रोटी खिलाऊंगा, रुकिए रुकिए समझ आएगा। 7 8 और 10, क्वेश्चन में बोला है रेशियो, मैंने इनका एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, 560 रोटी, मान लीजिए मैं मानता हूँ कि 560 रोटी है, ठीक है एवरेज, और इनका अनुपात निकालना है। तो ये जो मेल है, अगर 7 मेल है तो एक मेल कितना खाएगा, उसकी एफिशिएंसी या उसकी क्षमता का पता चल जाएगा। उसकी क्षमता निकालने के लिए टोटल 560 है, 560 तो एक मेल कितना खाएगा पता है, आप इसको भाग कर दोगे कितना, तो एक मेल 80 रोटी खा सकता है। अब फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल कितना खाएगी, अरे 560 को 8 में भाग करो, कितना हो जाएगा, 70 रोटी। अगर 80 रोटी मेल खाता है तो 70 रोटी फीमेल खाएगी, है ना। अब उसके बाद जो बच्चे हैं, बच्चे कितना खाएंगे, 56 रोटी बच्चे खाएंगे, आप भाग कर देना। ठीक है, तो मतलब क्या, अगर 560 है तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा कौन खा रहा है, मेल, उसके बाद फीमेल, उसके बाद बच्चे। अगर 80 मेल खा रहे हैं तो 70 फीमेल ही खा पाएंगी, और
सी जो बच्चे हैं वो 56 ही खा पाएंगे। ये इनका अनुपात है, इनकी क्षमता है। क्षमता कितना, 80 रोटी ये खाएगा, ऐसा करके। ठीक है, चलिए अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ये जो पुरुष है, ये पुरुष पुरुष से ही हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, या बोला है ना, 7 पुरुष 8 महिलाएं या फिर 10 बच्चे। मैं मानता हूँ कि अगर ये पुरुष है 80 रोटी खा रहा है, और कितने दिन, तो 24 दिन खा रहा है कंटिन्यू 80 रोटी, और प्रतिदिन कितना घंटे, तो 9 घंटे में 80 रोटी ये खा रहा है। ठीक है, आया समझ में, इतनी चीज़ें हैं। और ये कुल हो जाएगा क्या, ये कुल काम हो जाएगा, कुल खाना जिसे हम बोलते हैं, या कुल काम, मान लीजिए कुल काम या फिर खाना, खाने को ही हम काम बोल दे रहे हैं। ठीक है, 80 इसकी एफिशिएंसी है, एक जन 80 खाता है, और कितना, 24 दिन में खाता है और 9 घंटे खाते हैं, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा। और सीधी सी बात है, कुल कितने लोग हैं खाने वाले, तो एक जन 80 खाता है, खाने वाले कुल कितने हैं, 7 हैं। ये टोटल हो जाएगा काम हमारा, कि इतना काम हो रहा है, इतना रोटी हो जाएगा। देखिए आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा क्या बोल रही है, क्या बोल रहे हैं। 5 रोटी है, और मैं अगर 4 दिन में खाऊं तो टोटल काम कितना हो जाएगा, अरे 20 रोटी खाने का काम हो जाएगा। बस वही मैंने किया है। अब 5 रुपए है, 5 रोटी है 4 दिन में, और प्रतिदिन में 2-2 खाता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 5 चौकी 20 दूनी 40 रोटी टोटल काम हो जाएगा खाने का। बस यही तो मैंने किया है, ये कुल हो जाएगा। अब ये कुल काम इतना हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 4 महिलाएं एवं 5 बच्चे, 4 महिलाएं हैं, और एक महिला कितना खाती है, तो आप बोलोगे 70 रोटी खाती है। तो 4 गुणित 70 कर दो। उसके साथ में काम में कौन लगा है, 5 बच्चे भी लगे हैं। 5 बच्चे कितना खाते हैं, एक बच्चा 56 खाता है, तो 5 बच्चे कितना खाएंगे, 5 गुणित 56 हो जाएगा। और इसके अलावा कितने पुरुष है हमें नहीं पता, लेकिन 80 मेल है। देखिए 80 इनकी एफिशिएंसी है। अब मेल कितने हैं हमें नहीं पता, हम यहाँ पे मेल लिख दिए हैं। उसके बाद क्या, कितने घंटे, तो 6 घंटे खा रहे हैं, सारे 6 घंटे खा रहे हैं। और उसके अलावा 18 दिन में, 18 दिन ऐसे आप लिख लो। मैंने सभी का गुणा किया था कि नहीं किया था, यहाँ भी सभी का गुणा किया था, बस सभी का इसमें भी गुणा कर दिए हैं। सॉल्व करो, सॉल्व करिए, कटिए, इसको काटिए। 6 एकम 6, 6 चौके 24, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 एकम 2 दूनी 4, 80 दूनी 160, 160 में 7 का गुणा कर दीजिए, 160 गुणित 7। अब इसको इधर ला लीजिए, बराबर के इधर, 80 m धन 280 धन 6 पंचे 30 और 5 25, 25 3 28, 280 हो जाएगा। इसको फिर से आप गुणा कर सकते हैं, चाहे तो गुणा कर लीजिए। 6 7 0 0, 7 छक्के 42, 42 हो गया, 4 हासिल आया, और 7 एकम 7, 7 4 11, और 280 कितना हो जाएगा, 560 हो जाएगा। 250 500 और 30 30 60 है ना, और बटे 80 m हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आएगा पता है, 560 आएगा, आप घटा के देख लेना। और बटे 80 m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 0 काट लीजिए, 8 एकम 8 सत्ते, m की वैल्यू 7 हो जाएगी। 7 पुरुष लगेंगे काम करने के लिए। देखिए ये सारी चीज़ें एक बार में नहीं बनेंगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है ये, ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि सी ए का स्थान ले लेता है तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाती है। यदि सी बी का स्थान लेता है तो औसत आयु 21 वर्ष हो जाती है। ए बी सी की आयु बताइए। कैसे सॉल्व करोगी इसको, चलिए ए तथा बी, ए बी की बात हो रही है। ए बी कितने कितने साल के हैं, 20 साल के हैं। ए भी 20 साल का, बी भी 20 साल के, कुल कितने साल के हो गए, अरे भाई दोनों मिला के 40 साल के हो गए। चलिए अच्छी बात है। अब सी ए का स्थान ले लिया, जब सी ए का स्थान ले लिया तो बचा कौन कौन, बी और सी बचे, है ना, क्योंकि सी की जगह ए के स्थान पर सी आ गया। अब इनकी एवरेज आयु कितनी हो जाएगी, 19 वर्ष। 19 साल का बी, 19 साल का सी, कितने साल के हो गए, दोनों मिला के 38 साल के। उसके बाद सी बी का स्थान ले लेता है, सी बी का स्थान ले लिया तो सी और ए यही दो तो बचेंगे,
और इनका औसत आयु कितना है 21 वर्ष, ये भी 21 ये भी 21, कितना हो गया 42 साल के हो गए। अब देखिए ए बी बी सी सी ए दोनों सब जितने भी हैं सब दो दो बार आए हैं, तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर, अब देखो कितना आ रहा है 40 38 42, इसको आप काउंट करोगे तो कितना आएगा 120 आएगा, कितना आएगा 120। ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा 60 आएगा, ए प्लस बी प्लस सी 60 आया कि नहीं आएगा, अब भाग करोगे तो सीधी सी बात है 60 आ जाएगा। ए प्लस बी 40 आया था और यहाँ पे तो बोल रहा है 60, मतलब कहीं ना कहीं इसमें सी भी इन्वॉल्व रहता तो कितना हो जाता 60 हो जाता, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, सी की वैल्यू 20, यहाँ पे 2 में सी की वैल्यू दिख रही है। अब चलिए आगे आते हैं, सी की वैल्यू 20, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बी और सी दोनों मिला के कुल कितने हैं तो 38 है, और सी कितने साल का है 20 साल का, तो बी कितने साल का हो जाएगा, तो आप बोलोगे अरे बाबा 18 साल का हो जाएगा, तभी तो दोनों मिला के 38 साल के होंगे। चलिए 18, बी 18 सी 20, राइट आंसर बी। ठीक है, ऐसे हमें सॉल्व करना है छोटी छोटी सी चीज़ों से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको फ्री क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपका अच्छा खासा कमेंट रहेगा तो फिर हम क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।